बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हर नमाज में कोशिश होती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने एक मुसलमान घर के अंदर पैदा किया है और फ़ख्री अंदाज में ये बात कहता हूँ कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनाब आज जिस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। आज बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई, जिस तरह से ट्रक से, जिस तरह से बसों से लोगों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक कर उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ये वाक़या यकीन जानिए इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक है और ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो फ़ख्री अंदाज में ये बात कह सकती है कि जनाब हमने हमारे साथ पाकिस्तानी अफ़वाज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलके एक ऐसी जंग जीती है जो दुनिया की कोई भी अफवाज, कोई भी फौज वो जंग जीत नहीं सकती। हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका है। हमारा एक मुल्क एक वक्त ऐसा था कि हर दूसरे दिन बम धमाके हुआ करते थे, लेकिन आज हम ये बात कह सकते हैं कि हमने दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासी लबादा पहन के ये बात कहते हैं कि जनाब अगर किसी एरिया के अंदर ऑपरेशन किया जाना जरूरी है, रियासत के मफाद में है, तो जनाब वो सामने आते हैं और कहते हैं कि जनाब आपको ऑपरेशन नहीं करने दिया जाएगा। ना ये लोग मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक हैं जिन्होंने आज इस तरह का मजमूम कार्रवाई की है, इस तरह की इंसानियत सोच कार्रवाई की है, और ना ही ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं जिन्होंने बसों से उतार के, ट्रकों से उतार के मासूम लोगों को जो कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कामकाज पर जा रहे थे, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इस पर भी जरा आज डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा दिल आज काफी ज्यादा दुखी था जिस तरह का ये वाकया आज पेश आया, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में जो सियासत है वो हर गुजरते दिन के साथ कहते हैं ना जनाब, सियासत, पाकिस्तानी सियासत एक दिलचस्प टॉपिक है। वो दिलचस्प टॉपिक इसलिए कि कौन किसके साथ कब इल्हाक कर ले, कब कोलैबोरेशन कर ले, कब उसके साथ मुफाहमत कर ले, कुछ पता नहीं चलता। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तानी सियासत का एक अहम शख्सियत आप कह सकते हैं, एक अहम कैरेक्टर आप कह सकते हैं। अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमतों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, पीटीआई से ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा मामला क्यों हो रहा है, किस मकसद के लिए हो रहा है, इस पर भी जरा डिटेल में बात करेंगे। और एक और अफसोसनाक खबर पाकिस्तान के मैदानों से पाकिस्तान को मिली है कि जनाब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बांग्लादेश जैसी टीम के साथ 10 विकेटों से शिकस्त खा जाती है। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उस्मा कारदार साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उस्मा साहबा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज जो वाकया मूसा खेल के अंदर पेश आया, जिस तरह से ट्रक से, बसों से लोगों को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ना ये मुसलमान कहलाने के लायक हो सकते हैं जिन्होंने ये वाकया किया है, जिन्होंने इस सारे मामले के पीछे जो लोग हैं, और ना ही ये पाकिस्तानी कहलाने के लायक है। क्या कहेंगी आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दिल खराश वाक़या है। आप यकीन करें कि इस वक़्त दिल खून के आंसू बहा रहा है। हम्म। एक तो होता है ना खाली एक्सीडेंट, एक होता है कि जब आप बेदर्दी के साथ एक वहशी तरीके से आप कत्ल करते हैं लोगों को। और ये वो तंज़ीम है जो कि यूएन ने जिसको कलअदम करार दे दिया है, दहशतगर्द तंज़ीम बिल्कुल। जिसको करार दे दिया है। बीएलए जो है सब जानते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट सो कॉल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस काबिल नहीं है कि ये पाकिस्तान की सरजमीन पे ये जिंदा रहें। अगर मासूम जानों को इन्होंने बेरहमाना तरीके से कत्ल किया, मतलब ऐसे लोग जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं किसी से। और इसकी वजह ये थी कि इनको जहन्नम वासिल किया था। हमारी अफवाज ने 2 दिन पहले जो इनके लोग मारे गए थे और एक ऑपरेशन हुआ था, ये उसके बाद इन्होंने ये सारा किया है। और ये इनको कोई जो है किसी सूरत में इनको माफ नहीं किया जाएगा और इन सबको कैफरे के किरदार पहुंचाया जाएगा। इन्होंने जो किया है ये नाकाबिले माफी है। ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। हमारे दिल इतने रंजीदा हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये वहां पे कत्लो गारत की है, लोगों को वहां पे बसों से उतार के, और किस तरीके से ये अब ये इनको पता लग जाना चाहिए कि अब आगे ये जहन्नम वासिल होने वाली है। बिल्कुल उस्मा साहब, मैं इस बात को जरूर मेंशन करूंगा। जब आप समझ लीजिए 2010 के बाद, 2013 के बाद
जिस तरह से पाकिस्तान जिन सूरत हाल से गुजर रहा था, हर दूसरे दिन अल्लाह ना करे कोई धमाका होता था, बड़ा अफसोसनाक हमने मंजर देखा था। जुम्मा आता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे कि अल्लाह ना करे आज कोई धमाका ना हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ऑपरेशन हुआ, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म किया। आपको नहीं लगता पिछले 6-8 महीने में अचानक दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आई है? और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आज फिर आपकी हुकूमत है। देखिए, बात सर ये है कि पहले तो ये वजीरिस्तान में मामला सारा हुआ करता था और वहाँ पे टीटीपी की जब वहाँ ज़रबे अज़ब और जो हमारा रद्दुल फसाद 2 मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए और इनको वहाँ से पूरा इलाका जो है क्लियर किया गया। वो इलाका क्लियर करने के बाद ये चूंकि ये सारे जो लोग थे वहाँ पे दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, इनके वहाँ पे अड्डे बने हुए थे, ये अंडरग्राउंड से वहाँ पे ऑपरेट करते थे। जब यहाँ से निकाला गया तो इनको ये पीछे चले गए वहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अब ये हुआ है कि वहाँ पे इन्होंने रीग्रुप किया है, और अब ये बलूचिस्तान के जरिए, चूंकि हमारा आपको पता है कि बॉर्डर पोरस है, अभी फेंसिंग हो रही है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में पूरी शायद मुकम्मल नहीं हुई, कि वहां से ये आते हैं और उधर से ये अब बलूचिस्तान को इन्होंने हदफ बनाया हुआ है। ये अफगानिस्तान और ईरान इन दोनों जगहों से ये आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान को ये अटैक करते हैं। और हमारा इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी तौर पे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमने अफगान हुकूमत से भी बात की है और उनको कहा है कि मेहरबानी करके आपने ये जो वहाँ पे बैठे हुए हैं तालिबान, आप इनको जो है ये खुला आजाद अगर छोड़ेंगे तो फिर हम यहाँ से उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान, क्योंकि देखें पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि न्यूक्लियर स्टेट है। हमारे मुस्लिम उम्मा में सबकी नजरें पाकिस्तान में हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं हमारे, ये वाहिद न्यूक्लियर इस्लामी रियासत है हमारी। बिल्कुल। अब जो बाकी जो दुनिया है उनको एक आंख ये नहीं पाता है और वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैबोटाज करें। और बलूचिस्तान में तो वो कुदरती खजाने के ज़खायर हैं, हमारी मादनियात हैं, हमारा गोल्ड, हमारा कॉपर, हमारा आयरन, हमारी गैस, हर चीज वहाँ पे है। तो वो तो बहुत पहले से यहाँ पे नजरें हैं। बहुत सारे बैरूनी जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो पहली साजिशें करते हैं और उन्होंने ही उकसा के वहाँ पे BLA के लोगों को एक तंजीम बनाया कि ये जो हुकूमत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ हमले करें। इनकी फंडिंग होती है, इनके जो आप देखें इनके पास इवन ये जो कच्चे के डाकू हैं, ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहाँ से आते हैं इनके पास, ये रॉकेट लॉन्चर्स कहाँ से आते हैं इनके पास। आप कोई किसी के पास हो सकते हैं इस तरह के ये कार्रवाइयां क्यों इतनी देरी से करते हैं? ये सारे इनको बाहर से फंडिंग होती है। बाहर से क्या, भारत से फंडिंग होती है। आप सब जानते हैं यहाँ पे जिस तरह से उनके एजेंट, सर्विस ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, जिस तरह से। बिल्कुल। कुलभूषण कौन था? कुलभूषण इनका नेवी का ऑफिसर, और इनके 14 एजेंसियां हैं इनकी अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जहां से ये बैठ के तो ये ऑपरेट करते हैं। और इनके मजमूम अज़ाइम जो है वो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अफवाज है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, तो उसकी वजह से इनकी रातों की नींदें उड़ी रहती हैं। वरना तो ये आपको खा के ये हजम करने डिगार भी ना ले। ये तो हमारी नहीं ये उस्मा साहबा इनका ये ख्वाब ही रहेगा कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ये जब तक पाक फौज जिंदा है, पाकिस्तानी अवाम जिंदा है, हमारी आवाज को और हमारे एजेंसीज जो हैं इनको सलामत रखे। बिल्कुल। हमारे बॉर्डर्स इन्होंने महफूज किए हुए हैं, अपनी जानों का नजराना देके ताकि हम चैन की नींद सो सके। बिल्कुल। अच्छा चलें, मैं थोड़ा सियासत की तरफ भी आता हूँ। उस्मा साहिबा, ये मुझे बताइए, ये सियासत पाकिस्तान की एक बड़ी दिलचस्प किस्म का टॉपिक है। कब कौन किसके साथ बातचीत शुरू कर दे, कब कौन किसके साथ इत्तेहादी बन जाए, नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ फिर एक साथ आगे बैठ जाएं। ये मौलाना साहब किसके साथ हैं? आप लोगों के साथ हैं कि अपोजिशन के साथ हैं? किसके साथ हैं उस्मा साहिबा?
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए मौलाना साहब ने अपनी खुशी पूरी कर ली है। उन्होंने जाके हाथ मिला लिया मानी साहब से और पीटीआई से, ये सोच के कि चलो मैं इनके साथ मिलके तो अपना जो है एजेंडा आगे लेके चलूंगा। अब उनकी खुशी जो है ना वो उनको पूरी हो चुकी है, उनको समझ आ गई है कि इनका कोई इतबार नहीं है। ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को ये कोई और यूटर्न ले लेते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं। अगर इज्जत मौलाना साहब को दी तो वो पीडीएम ने दी, क्योंकि वो पीडीएम के वो आपको पता है सरबराह रहे, मूवमेंट के सरबराह भी रहे, और उनकी इज्जत जो थी वो इन्हीं लीडरान ने और इन्हीं पार्टी ने की। पीटीआई ने सवाए उनका तमस्खर उड़ाने के, सवाए उनको उनके नाम कसने के, उनके ऊपर आवाजें कसने के। लेकिन वो जहां तक मुझे पता चला उस्मा साहिबा, वो अपोजिशन तो मुत्तहिद बेसिकली नजर आ भी नहीं रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत होती है मौलाना साहब की जमात की, जेयूआई की, लेकिन होती किससे ये नहीं पता चलता। हर कोई तो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब से खान साहब अंदर गए तो हर कोई फिर उसका इंप्लीमेंटेशन, ये कभी कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने मना कर दिया जलसा करने के लिए, फिर बाद में पता चलता है खान साहब ने खुद मना कर दिया था। तो आपको लग रहा है कि कोई कोऑर्डिनेशन है पीटीआई के अंदर भी? देखिए पीटीआई जो है ना वो अब एक जत्था बन गया है, वो कोई अब सियासी जमात नहीं है, वो तंजीमी तौर पे खत्म हो चुके हैं। उनके इतने ग्रोह बन गए हैं, आपने देख ही लिया है कि वो पहले मायूसी सियासत कितनी एक मुर्शिद साहिबा खींच रही हैं, दूसरी जगह अलीबा खान खींच रही हैं, हर एक की कुर्सी की जंग चल रही है, हर एक चाह रहे हैं कि पार्टी पे कब्जा हो जाए। पहले वो आपने वकीलों को देखा था, वो सब टिकट के चक्कर में जो थे वो वहां पे पार्टी में उनकी भी जंग चल रही थी। तो ये इनका बचा कुछ नहीं है, सियासी तौर पे इनका जनाजा निकल चुका है। ये अब सिर्फ इनकी बाकियात हैं और सब जो है ना ऊपर से नोच रहे हैं कि भाई हमें भागते। तो फिर उस्मा साहिबा सवाल यहाँ पे फिर ये भी बनता है ना, अगर आपको लगता है कि पीटीआई की सियासत का जनाजा निकल गया तो फिर आप लोग उनको जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं देते? देखिए जलसा तो जरूर करें, इनका जो बुरी हक है, लेकिन आप इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी तो नजर डालना। आप देखें क्यों ये जलसे से भाग जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कोई निकलना नहीं इनके लिए। लोगों को पता चल गया है कि इन्होंने हमें पता नहीं किस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। वो यंग छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जेलों में सड़े पड़े, इनको किसी को परवाह कोई नहीं है, उनका बेचारों का खाना खानदानों का कुछ परेशानी हाल है। तो क्लैरिटी लाने के लिए आइन की जा सकती है। देखे ना ये जो मामला जो है वो ये कहते हैं जी भाम है, कानून आपका, आइन आपका खामोश है, कुछ कह नहीं रहे, तो अब वो खामोश नहीं है, अब वहां पे क्लैरिटी आ गई, अब उसका रूल सही हो गया। यही तो काम है पार्लियामेंट का, और क्या काम है। ठीक है। अच्छा, अता तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला किया जा रहा है, उसमें उसके बाद कुछ पेशरफ्त सुनाई दी नहीं गई। क्या मामला? वो उन्होंने जाती कॉन्टेस्ट पे तो नहीं किया हो गया, ऑब्वियसली पार्टी की मुशावरत से किया हो गया, हुकूमत की मुशावरत से, तो इत्तलात के वजीर हैं वो, तो उन्होंने उसके बाद क्या फिर पार्टी के अंदर से इसकी मुखालफत हुई? क्या हुआ कि वो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई? किस पे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैंड करने के लिए जा रहे हैं, ये तारड़ साहब ने कहा था ना। नहीं वो देखिए अब हम वेट कर रहे हैं कि 9 मई को ये जो जितने भी आपके किरदार हैं इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मेरे ख्याल में हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे ही छुपे हुए हैं स्टे ऑर्डर्स लेके, तो वो जब हो जाएगा तो ये खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि ये सारे लोग जो है ये गद्दारी के जुमरे में तो वैसे ही आ गए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को अटैक किया है। तो ये तो सिर्फ एक मुल्क दुश्मन ही कर सकते ना, आपको मुहिब्बे वतन तो नहीं कर सकता ये। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम देखें कि आगे क्या सिचुएशन डेवलप होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उस्मा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुछ मजीद बातों पर डिस्कस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी से एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, अनदर शेमफुल डिफीट। ऐसा रहा है कि जनाब क्रिकेट के मैदानों से पाकिस्तान को शायद कोई खुशखबरी मिलेगी ही नहीं। एक के बाद एक शर्मनाक शिकस्त, एक के बाद एक शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली मैं क्रिकेट का शैदाई हूँ, मैंने क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट को पसंद भी करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान की रगों में ना, पाकिस्तानियों की रगों में क्रिकेट खून की तरह जो ना दौड़ता है। ये एक वाहिद खेल है जिसको हम बेतहाशा पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश जैसी टीम, यार बांग्लादेश के अपने मुल्क के मसाइल आप देखिए,
उनके स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे, उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, अभी नई हुकूमत आई है, शाकिबुल हसन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, वो यहाँ पर क्रिकेट खेलना है। मतलब वो एक अजीब सी सिचुएशन में अभी इस वक्त जिंदगी गुजार रहे थे। फिर वो पाकिस्तान आते हैं जनाब, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान को वो तारीखी शिकस्त देते हैं 10 विकेटों से। तब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने आखिरी बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी कब दी थी। और ये दराज वक्त अच्छा बुरा हर एक का चलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा तो वक्त ये बुरा जो है ये दराज ही होता चला जा रहा है। इसी पर जरा डिटेल में बात करेंगे। नैरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आ रही है जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है, बहुत कम आ रही जी है। हुजूर वाला सर, आवाज तो मेरी कम आ रही होगी, लेकिन ये परफॉर्मेंस का क्या करें? ये पाकिस्तानी टीम एक के बाद एक शिकस्त, T20 क्या तो वनडे क्या, अब टेस्ट क्या, मतलब आप कहीं तो कुछ तो परफॉर्म करके दिखाएं ना सर। क्या वजह है, कहां कुछ क्लिक क्यों नहीं हो रहा? देखें क्लिक कैसे हो जब आपने, मेरा मतलब है इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में सारा कुछ दे दिया हो तो क्लिक कैसे हो। आप ये देखें ना कि आपको T20 में अमेरिका मुल्क, मेरे ख्याल में 16वीं रैंकिंग थी उसकी, उसने हरा दिया। अब अगर बांग्लादेश जो 8वीं रैंकिंग पे था उसने हरा के आपसे ऊपर पॉइंट ले लिया और आपको 8वीं पोजीशन में पहुंचा दिया है, तो 16 का आधा हिस्सा तो यहाँ पर भी आ गया। आप ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि दुनिया की कोई टीम भी आपको कंफर्टेबली हरा सकती है, क्योंकि ये जो मैच आप हारे हैं ना, ये 10 विकेट से आप ना देखें हारे हैं, आप एक तो ये देखें कि तकरीबन 4 दिनों में ये मैच खत्म हो गया। दूसरा ये देखें कि शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि 450 रन बनाए कोई टीम या उसके नजदीक पहली इनिंग में, और उसके बाद वो 10 विकेटों से मैच हार जाए। और सर डिक्लेयर भी करते, कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। देखिए डिक्लेरेशंस दोनों दुनिया में होते हैं और हार जीत भी होती है, लेकिन ये मुझे समझाएं कि 146 रन जो बने वो तो T20 में भी विनिंग स्कोर नहीं है, तो आप टेस्ट मैच में कैसे इसको डिफेंड कर सकते हैं? 140 रन तो T20 में भी डिफेंड नहीं होता है। सर हमारा बॉलिंग अटैक जो हम देखते थे, जब मैं जिस जमाने में क्रिकेट खेलता था, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक हो गए, फिर सईद अजमल आ गए, उमर गुल थे, ये एक ऐसे नाम थे। मतलब आप 148 रन की बात कर रहे हैं सर, 100 रन पे भी हमने सामने वाली टीम को टेस्ट मैच में आउट किया है। न्यूजीलैंड की टीम को पहली इनिंग में हमने 100 रन पर आउट किया था सर। ये अब और न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर सर अब नहीं, क्या हो मैं गया? 148 रन अपने कह रहा हूँ कि हमने 146 रन बनाए दूसरी इनिंग। जी जी बिल्कुल सर, मैं बात समझ गया, लेकिन सर बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शेर है जिसके दांत ही नहीं है। देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारे फास्ट बॉलर जो थे, आप अगर नोट करें तो ये बाउंसर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहे थे, ना इन्होंने बाउंसर्स कराए। अच्छा, नतीजे में फास्ट बॉलर जो है अगर वो बाउंसर नहीं करा सकता तो फिर वो फास्ट बॉलर नहीं है, फिर तो वो मिडिल सेक्स ही है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आप ये देखें कि उनका जो बॉलर था जो जिसका नाम है नाहिद राना, उसने इस पिच पे 149.9 यानी 150 की स्पीड से बॉल निकाली। तो हमारे ये सारे लोग थे इंक्लूडिंग दी बॉलिंग कोच मिस्टर अजहर महमूद, वो यूं क्यों कह रहे थे कि ये पिच जो है ये स्लो, कहां से स्लो है अगर 150 की बॉल निकल रही थी नाहिद। और सर मैं किसी जात पात पे किसी की बॉडी शेमिंग पे हरगिज नहीं करता। 128 की गेंदें निकल रही थी। उनका स्ट्रक्चर देखें, हमारा स्ट्रक्चर देखें, उसके बावजूद 149 150 कर रहे हैं सर। सर आप अपने बंदों के देखें, इनको जो आप फीस दे रहे हैं, आप मैं इसकी बात करूंगा बाबर आजम की, तकरीबन 65 लाख रुपया राउंड अबाउट ये फीस ले रहा है। पहली इनिंग में भी 0, दूसरी इनिंग में भी 0। वो तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, कैच छूट गया, और वो कैच भी काफी आसान था, कीपर ना भी उसके बाद ही 22 रन बनाए सर, उसके बाद कौन सा, उसके बाद ही 22 रन बनाए दूसरी इनिंग में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 65 लाख रुपया पर मंथ खेले या ना खेले जो ले रहे हैं, ये उसकी वर्थ है। तो एक रन हमें कितने लाख रुपए का पड़ेगा, मुझे ये बताएं। आप क्यों खिला रहे हैं? अगर इसको खिला के बाबर आजम को आपने इनिंग्स डिफीट लेनी है तो बाबर आजम को बाहर करें, नहीं जिस बॉलर से बॉलिंग हो रही उसको भी बाहर निकाल दें। आपने देखा नहीं कि एक बॉलर ने कैप्टन का हाथ झटक दिया, उसने उसके शोल्डर पे रखा हुआ था। ये तो डिसिप्लिन का हाल है जी, बिल्कुल। तो सर कैप्टन का क्या कसूर है? कैप्टन का ये कसूर है कि उसने कहा होगा कि जी मुझे ये बॉलर चाहिए, इसको हम
जो दूसरा हारिस रऊफ की तरह रेस्ट नहीं करा सकते। उसने माइंड कर लिया होगा मुझे क्यों टेस्ट मैच खिलाया। हालांकि शान मसूद से मैं सख्त नाराज हूं कि इसने सिडनी टेस्ट में इसको रेस्ट क्यों दिया। सिडनी टेस्ट का ये मतलब नहीं था कि वहां पर आप 2 टेस्ट हार के तो सीरीज हार गए थे। सिडनी टेस्ट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी मैच। वहां पर आप पॉइंट्स ले सकते थे आप बिल्कुल। आपने उसको ऐसे लिया कि चलो जी सीरीज ही खत्म हो गई, चलो इसको रेस्ट। किस बराबर उसने वहां पर रेस्ट मांगा और क्या ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर रिलैक्स किया था 3rd टेस्ट में? उन्होंने किसी बॉलर को रेस्ट दिया था आपने? ये किस बिना पर इसने लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट वहां पे? नहीं सर, वो उसकी तो मामला वो उस वक्त जमाने में भी कुछ अलग ही निकल कर आ रहे थे। लेकिन सर शाहीन शाह अफरीदी, चले मैं नसीम शाह की बात नहीं करता, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, रिजवान, सर ये वो नाम है जिस पर पाकिस्तान। रिजवान की बात कर लें, रिजवान साहब को देखें कि हम उनके बड़े मशहूर है। उन्होंने पहली इनिंग में 250 रन बनाए, नॉट आउट रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने जो जापान में कहते हैं ना खुदकशी का लफ्ज हाराकीरी क्यों की? जो बॉल आपके मिडिल पे पड़ के और आपके ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर जा रही थी सेकंड स्लिप की तरफ, उसको आपने लेग की तरफ घसीटने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा दी। तो सर ये इंडिया के खिलाफ T20 का मैच था अमेरिका के अंदर, उसमें क्या हुआ था? बुमराह ने ऐसी तो बोल्ड मारा था सर, आपको 1 ओवर निकालना। सर क्रिकेटर जो मैंने जितनी बहुत क्रिकेट सीखी है सर, शॉट के ऊपर बिल्कुल उसको बाहर बिठा दें रिजवान को। एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट यही है एग्जैक्टली कि आप सरफराज को मैं इतनी ज्यादा ना क्रिकेट खेला हुआ हूं ना आप लोगों के मुकाबले में इतनी ज्यादा क्रिकेट को समझता हूं, लेकिन सर हमने जितनी क्रिकेट खेली है उसके मुताबिक हमारे कोचेस कहते थे आप 100 कर लें, लेकिन जिस बदतरीन तरीके से आप आउट होंगे उसकी वजह से आप बाहर बैठेंगे अगले मैच में। भी कर लें, खुद आउट होने का कोई हक नहीं है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और उस वक्त जबकि लास्ट प्लेयर खेल रहा था, आपको मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करना था, और आप उस वक्त आपको याद है कि आसिफ इकबाल और इंतखाब आलम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बिल्कुल 10th विकेट का। बिल्कुल जब जरूरत पड़ती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं ना सर। आप मैं जब ये मैच देख रहा था तो मुझे तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आ गया T20 वर्ल्ड कप का, अभी जो हुआ था अमेरिका के अंदर। बुमराह 1 ओवर आपने निकालना था, आपकी विकेट की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। आप बुमराह को जाके स्वैप पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल्ड हो गए आप, मोहम्मद रिजवान, और सीनियर प्लेयर है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि कल परसों आया टीम के अंदर। ये नाकाबिले माफी जुर्म है और इसके ऊपर कौम से इस शख्स को माफी मांगनी चाहिए। अरे सर माफी की बात होगी तो फिर तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। $24 की तो माफी मांगी नहीं गई जिसकी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई थी। अच्छा सर ये बताएं, वैसे तो पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करने की मुझे लगता है जरूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर काम करने की अब जरूरत है? या ये मामला ऑपरेशन की बात की गई थी, पता नहीं ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, ऑपरेशन करने का फैसला किया गया था, मतलब उस पर इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। सर ये कब खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदानों से? देखें, खुशखबरी की बात ये है कि पीसीबी एक फैक्ट्री है और प्लेयर उसका प्रोडक्ट है। जब पीसीबी के अंदर हालात जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि मैंने एब्डिकेट कर दिया है क्रिकेट से। मैंने कहा वकार यूनुस साहब करेंगे जो करेंगे, कर दिया है कि नहीं किया है? जी। और वकार यूनुस साहब को जनाब अब एडवाइजर से हटा के आज मैं देख रहा था वो लगा दिए गया है, वो मेंटोर है सर। कहते हैं मेंटोर। हाँ, 4 और मेंटोर है हमारे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं तो पीसीबी का माई बाप कौन है क्रिकेट में? जो रियल एस्टेट का मामला है वो तो चलो देख लिया हमारे चेयरमैन साहब ने कि मैं रियल एस्टेट देख लूंगा, और बाकी चीजें जो है वो यहाँ पर वकार यूनुस साहब देखेंगे जो एडवाइजर होंगे। एडवाइजर का भी पता चला कि जी वो एडवाइजर भी नहीं है, तो वो क्या है, व्हाट इज ही? और अगर वो इस चक्कर में है कि जी मुझे कोई जॉब मिल जाए, वो तो उन्हें मिल गई, तो पीसीबी जो हेडलेस बॉडी हो गई ना इस वक्त। बट सर टाइम की किल्लत है, वरना मैं जरा डिटेल में आपसे बात करता। थैंक यू सो मच नैयर साहब। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान की तारीख के जो अभी क्रिकेट के दिन चल रहे हैं ये बड़े ही अफसोसनाक किस्म के दिन। मैंने इतनी तनज़्ज़ुली, इतना बुरा वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर कभी नहीं देखा कि हम अमेरिका जैसी टीम से हार जाएं, हम ऐसी टीमों से हार जाएं, अफगानिस्तान से हम हार जाएं। ऐसा मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट पर वक्त कभी नहीं देखा था। और अब तो बांग्लादेश की टीम ने 10 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी, और ये 10 विकेटों की शिकस्त हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखनी चाहिए कि एक ऐसे मुल्क से हमने शिकस्त खाई है जिसके अपने मुल्क के अंदर बेतहाशा किस्म के मसाइल चल रहे हैं।
जो प्लेयर यहां पर खेल रहा है उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो यहां पर आके आप ही के मुल्क में आके आप ही की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे देता है। लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ा सवालिया निशान है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत।